नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील चंदेल जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश के फ्लावर एम्बेसडर हैं, और साथ ही में इन्हें लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में बेस्ट फ्लावर ग्रोअर का अवार्ड मिला है। और दर्शकों, इन्होंने ये फूल की खेती जो है वो अपने ज़मीन पे नहीं की है, इन्होंने लीज पर लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को स्टार्ट किया है, और इन्हें और आज ये बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। सुनील चंदेल जी, आप हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को, बागवानों भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सुनील कुमार जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया है। कुछ हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, निचली क्षेत्र भी हैं जो बहुत गर्म हैं, बहुत शीतकालीन भी हमारे पास, जैसे किन्नौर का एरिया हो गया, आपके पास लाहौल स्पीति का एरिया हो गया। तो हमें अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो किन किन फूलों की खेती करनी चाहिए? आदित्य जी नमस्कार। हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर 20-25 किलोमीटर के बाद हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे लाहौल स्पीति एरिया हो गया, वहाँ पर हम कौन सी फ्लावर की खेती कर सकते हैं। और जो हमारा ऊना का बेल्ट होगी, बिलासपुर की होगी या हमीरपुर की होगी, और कुछ सोलन के एरिया हैं जो थोड़े हमारे गर्म एरिया हैं, वहाँ पर हम जैसे हमारी मेन पॉली हाउस के अंदर जरबरा, कार्नेशन और इसके अलावा जिप्सोफिला, लिमोनियम जो कट फ्लावर में हम ग्रो कर सकते हैं। और जो हमारा हिल एरिया आ गया, जैसे लाहौल स्पीति हो गया और शिमला के कुछ एरिया हो गए जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है 5000 किलोमीटर से ऊपर के एरिया, वहाँ पर आजकल हम जो हमारा ट्यूबर बल्ब आता है इसका लिलियम का, उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है कि उस बल्ब को हम कैसे मल्टीप्लाई करें जी। उस एरिया के लिए हमारे लिलियम बहुत बढ़िया क्रॉप है जी। जो हमारा अपर एरिया है, और जो हमारा निचले एरिया है वहाँ पर जैसे रोज हो गया, हमारा कार्नेशन हो गया, जिप्सोफिला हो गया, लिमोनियम हो गया, उसके लिए बहुत बढ़िया क्लाइमेट हिमाचल प्रदेश में है। कि जब भी हम कोई क्रॉप उगाते हैं, या जब भी हम किसी मतलब या फ्लावर की कर लें हम, या फिर हम बात हॉर्टिकल्चर की कर लें, या हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, तो हम अपनी ज़मीन को जो है वो तैयार करते हैं उसके हिसाब से। तो अगर किसी ने फ्लोरिकल्चर में अपना उज्जवल भविष्य को बनाना है तो उसे किस तरह से अपनी ज़मीन को तैयार करना चाहिए? आदित्य जी, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जब आप फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं तो हमें पहले तो अपनी जो लैंड है, ज़मीन है, वो ऐसे सेलेक्ट करनी चाहिए कि वो ओपन स्पेस हो, पेड़ कम से कम हो, और सनलाइट पूरी होनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद वहाँ पर आपके पास पानी का सोर्स भी होना चाहिए, पानी का सोर्स जरूरी है इसमें। इसके बिना फूलों की खेती पॉसिबल नहीं है अगर आपने पॉली हाउस के अंदर करनी है तो सब ज़मीन हमें ऐसी लेनी चाहिए जैसे उसमें पूरा दिन धूप आए। धूप बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, तब ये प्लांट अपना खाना बना पाता है, अदरवाइज खाना नहीं बना पाता। तो ज़मीन का सिलेक्शन हमने क्या ग्रो करना है उस हिसाब से करनी चाहिए जी। सर, अभी आपने जिक्र किया पॉली हाउस का, तो क्या हम फूलों की खेती जो है वो पॉली हाउस में कर सकते हैं, या फिर हम फूलों की खेती जो है वो ओपन एरिया में भी कर सकते हैं? फूलों की खेती हम दो प्रकार से करते हैं, पॉली हाउस के अंदर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं जी। अंदर कुछ महंगे फूल होते हैं हमारे जो पॉली हाउस के अंदर ही होते हैं, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो हम बाहर उसकी फसल ले सकते हैं। जैसे हमारा ग्लैडियस हो गया, वो हम बाहर क्रॉप ले सकते हैं। मैरीगोल्ड हो गया, उसकी फसल हम बाहर ले सकते हैं। और कुछ ऐसे महंगे फूल होते हैं हमारे जो हम पॉली हाउस के अंदर ही ले सकते हैं। जैसे हमारा कार्नेशन की क्रॉप होगी, जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा 70% उसकी क्रॉप हम कार्नेशन की ले रहे हैं पॉली हाउस के अंदर। इसके अलावा जरबरा भी हो गया, उसकी क्रॉप भी हम पॉली हाउस के अंदर ही ले पाएंगे, बाहर नहीं ले पाएंगे उसको। और जिप्सोफिला हो गया और लिमोनियम हो गया, या रोज हो गया, डच रोज,
रोज दो टाइप का है, एक हमारा डच रोज हो गया और एक ओपन में होता है जो उसमें बाहर ले सकते हैं। जो डच रोज है वो हम पॉली हाउस के अंदर ही कर पाएंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे उसको। जी, तो सर आपका भी अपना एक पॉली हाउस है और आपने अपना फ्लोरिकल्चर को बहुत ज़्यादा आगे जो है वो मतलब आपने एक्सटेंड कर दिया है। तो आपने अपने पॉली हाउस में कौन कौन से फ्लावर्स की जो है वो खेती की है? अदिति जी, हमारे पॉली हाउस में सबसे पहले तो हम कार्नेशन की ही खेती करते थे, पर वक्त के अनुसार हमें चेंज होना पड़ता है। जैसे मार्केट में डिमांड है, हमें वो चीज़ तैयार करनी पड़ती है जी। तो कार्नेशन भी हमारा सबसे ज़्यादा कार्नेशन पे काम करते हैं हम। इसके अलावा रोज पे भी काम करते हैं, रोज भी हमारे पास लगा है, जरबरा भी लगा है, लिमोनियम भी लगा है हमारे पास। लिमोनियम का फिल्डर का काम करता है हमारे, और जिप्सोफिला भी फिल्डर का काम करता है। ये भी हमारे पास क्रॉप्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं हम, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इस पे। जी, तो सर आप जब इन फ्लावर्स को तैयार करते हैं तो आपकी मतलब किस तरह से आप इन फ्लावर्स को तैयार करते हैं? किस तरह के आपके मेथड्स को आप कौन से मेथड्स को आप अपनाते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और मार्केट में जहाँ पे ये जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, मैरिजेस में जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब उनको देखकर जो है वो सब लोग खुश रहें, मतलब उनकी पैदावार अच्छी हो? अदिति जी, हमें प्लांट को इस तरह तैयार करना पड़ता है कि मार्केट हमारी कब होगी, विवाह शादियां कब है हमारी। तो मैक्सिमम इंडिया में जो शादियों का सीजन होता है, त्योहारों का सीजन होता है हमारा, वो अक्टूबर से शुरू होता है। जैसे नवरात्रे शुरू होते हैं, शरद ऋतु के नवरात्रे आते हैं, उसके बाद सारे त्योहार हमारे शुरू हो जाते हैं। दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है, नया साल आ जाता है, और विवाह शादियां भी हो जाती हैं। और सर्दियों में ऐसा होता है कि क्रॉप कम निकलती है, ठंड होती है तो क्रॉप कम निकलती है, तो उसकी वजह से मार्केट में फ्लावर कम जाता है। जब मार्केट में फ्लावर कम जाएगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और हमें रेट अच्छा मिलेगा। जब हमें रेट अच्छा मिलता है तो हमें प्लानिंग इस हिसाब से करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फ्लावर है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक निकले। मार्च 15 के बाद विवाह शादियाँ सारी बंद हो जाती हैं। तो उससे पहले हमारा जितना भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, जितना फ्लावर हमने तैयार किया है, इन 4-5 महीनों में हमारा सारा निकल जाए और हमें उसमें अच्छा रेट मिलता है। तो हमें जो भी मेरे किसान बागवान भाई फ्लोरिकल्चर में जाना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि हमारी शादियां कब है। जिस हिसाब से हमारी शादियां होंगी तभी हमें अच्छा रेट मिल पाएगा। तो ये थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग पे चलना पड़ता है। जी, तो सर जो भी हम पॉली हाउस में फ्लावर्स को लगाते हैं, क्या हम उन फ्लावर्स को सीड्स के थ्रू ही हम उसमें उनको पैदा करते हैं या कोई और मेथड्स भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं? अदिति जी, ऐसा है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारा जरबरा हो गया, वो टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। वो कुछ कंपनीज हैं वो तैयार करती हैं उसको। हिमाचल में इसकी कोई कंपनी नहीं है, महाराष्ट्र में है या बेंगलोर में, वहीं से सारा मटेरियल आता है हमें। जो जरबरा वो टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। कार्नेशन जो हमारा हुआ वो मदर प्लांट आता है, जैसे हॉलैंड से आएगा या केनिया से आता है आजकल ज़्यादा, तो वहाँ से प्लांट लाके कंपनियाँ अपने फार्म में लगाती हैं उसको, वहाँ से उसकी डिसबर्डिंग करती हैं, कटिंग लेती हैं, उस कटिंग से वो प्लांट तैयार करते हैं और वो प्लांट हम लगाते हैं। वो मदर प्लांट से प्लांट तैयार करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो टिश्यू कल्चर तैयार किए जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जैसे ट्यूबर है, जिसको बल्लभ बोलते हैं हम, जैसे ग्लैडियस हो गया, लिलियम हो गया, वो बल्लभ से तैयार होते हैं। जी, तो सर आप इन कंपनीज के साथ कैसे टाई अप करते हैं? इंडिया में जो फ्लोरिकल्चर कर रही हैं जी, वो 3-4 कंपनियां जो काम कर रही हैं। उसमें एक केएफ बायो प्लांट्स है, राइजन साइंस है, वो महाराष्ट्र की कंपनी है, एक फ्लोरेंस फ्लोरा है जो बंगलौर की कंपनी है, जो कट फ्लावर में काफ़ी टाइमों से काम कर रही हैं, 15, 20, 25 साल इनको हो गए, वो प्रॉपर काम कर रही हैं। तो उनसे हम टाई अप करते हैं, उन्हीं का प्लांट हम लेते हैं। बाकी कुछ नई कंपनियां आती हैं, पर उनका मदर प्लांट कैसा है या उनकी क्वालिटी कैसी आएगी, उस पर फिर दिक्कत आती है जी। तो इसलिए हम ज़्यादातर उन्हीं कंपनियों से लेते हैं जी। सर अगर हमने मतलब फ्लोरिकल्चर में जाना है तो हमें अपने 1 हेक्टर जो ज़मीन है उसमें कितने हमें फ्लावर प्लांट्स को लगाना चाहिए ताकि हमारे अच्छी हमें जो है वो उसकी आउटपुट मिले? अदिति जी, ऐसा है कि आप क्रॉप कौन सी लगा रहे हैं। कुछ क्रॉप में डिस्टेंस होता है
12-13 सेंटीमीटर से लेके पर प्लांट टू प्लांट, जैसे हमारा बेड बनता है, एक 90 सेंटीमीटर का बेड बनता है, अगर हम उसमें कार्नेशन लगाना है उसमें तो हमें 4 रो लगानी पड़ती है जी। तो 4 रो में हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस छोड़ते हैं 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक प्लांट टू प्लांट, और रो टू रो 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक छोड़ते हैं। तो उसमें प्लांट आता है हमारा प्रॉपर डिस्टेंस होना हाँ प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। और 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस आपके पास है, अगर उसमें आप कार्नेशन की क्रॉप लगाना चाहते हैं तो कम से कम उसमें 20,000 प्लांट लगता है। और उसी 1000 स्क्वायर मीटर अगर आप जरबरा लगाना चाहते हैं तो 7,000 से लेके 7,500 प्लांट लगता है। तो आप कौन सा प्लांट लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्लांट लगेगा। अब जैसे रोज लगाएंगे हम तो वो भी उसका डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर 25-30 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ता है, और 2 रो लगती है उसमें जी। तो उसमें 7,000 7,500 प्लांट हमारा लगता है जी। तो सर ये जो अभी आपने कहा कि हम पॉली हाउस में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिकल्चर को करते हैं, तो सर आजकल हम देख रहे हैं कि जो पॉली हाउस हैं वो ख़राब भी हो गए हैं, कुछ टूट भी गए हैं, मतलब कुछ चले भी नहीं। सो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमारे जो पॉली हाउस हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला? आदित्य जी, ऐसा है कि जब पॉली हाउस का काम शुरू हुआ 96 में, तो एक नया काम था, एक नया कंसेप्ट था पॉली हाउस। इससे पहले पॉली हाउस में काम नहीं होता था, ओपन फील्ड में सभी काम करते थे। तो क्या हुआ, उस टाइम गवर्नमेंट ने काम शुरू की, फार्मर को बोला कि काम शुरू करो। किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली, ना किसी को प्रॉपर पता था कि हमने क्या लगाना है, इसमें कौन सी क्रॉप लगाएं हम जो हमें प्रॉफिट दे, ना हमें टेक्निकल साउंड थे हमारे फार्मर्स ना। और दूसरा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो सभी ने लोन ले लिया तो फिर रीपेमेंट के लिए मार्केटिंग का भी कोई पता नहीं था कि कौन सी क्रॉप हम लगाएंगे और मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे, कब मिलेंगे, किसी को पता नहीं था। तो उस टाइम थोड़ी सी नॉलेज कम रही, थोड़ा सा उसमें सब्सिडी कम थी, इसके फिर सबने बैंक से कर्जा लिया। तो बैंक से कर्जा लिया, रीपेमेंट में दिक्कत आई, क्योंकि जो ये हमारा पॉली हाउस पे जो लोन होता था वो कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था जी। जब कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, तो उसकी वजह से फेलियर का कारण एक तो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं थी जी। कब लगाना है हमने प्लांट वो भी पता नहीं था, और टेक्निकल कोई बैकअप नहीं था जी। इसकी वजह से फेलियर का बहुत बड़ा कारण रहा। और जो सब्सिडी थी या जो पैसा था, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम जी। तो इसकी वजह से फेलियर का कारण ये बहुत बड़ा रहा जी। सर जब आपने फ्लोरिकल्चर की तरफ अपना देखा कि नहीं मेरे को फ्लोरिकल्चर करना है, तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे और कैसे आप इस फील्ड में गए? अदिति जी, ऐसा हुआ कि 2000 में पॉली हाउस का नया काम आया, तो एक बार हम विजिट करने चले गए किसी के पॉली हाउस में, तो उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया काम है, और जो काम मैं कर रहा था उसमें मेरे को इतना बढ़िया लगा कि मैं अलग कुछ हट के करना है। तो मेरे को लगा कि फ्लोरिकल्चर में है, इंटरेस्ट भी था और कि करना है मैंने। तो हमने उस टाइम फ्लोरिकल्चर पे देखा देखी में चले गए समझो आप, और बैंक से कर्जा ले लिया। फर्स्ट टाइम हम जब पॉली हाउस लगाए तो उसमें फेलियर रहे, 6 साल बाद जब हमने आउटपुट देखा तो हम उसमें फेलियर हो गए। फिर हमने सोचा कि हम फेलियर हो गए, हमारा फेलियर होने का कारण क्या रहा। हमने स्टडी किया कि हमारे फेलियर का कारण क्या क्या रहा, हमने उस पर काम किया, पर हमने फेलियर नहीं बोलते, हम उसमें सीखा कि इस काम को कैसे करना है, इसमें हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। अब 6 साल में हमने काम सीखा। उसके बाद सरकार ने, गवर्नमेंट ने सब्सिडी थी जो उसको बढ़ाया। जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी को बढ़ाया तो हमने सोचा कि नहीं हम सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि अब हमें बैंक का लोन लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी हमने पहले ली थी। तो हमने निश्चय किया कि हम फेलियर इसी में हुए, हम इसी से पैसा कमाएंगे। तो हमने दोबारा अपना पॉली हाउस पे नए सिरे से काम शुरू किया, और आज बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आज सक्सेसिव ग्रोवर बोल सकते हैं हमको। मतलब यू आर द रोल मॉडल फॉर आवर यूथ ऑल्सो, जो इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो अपनी सिचुएशन से सीखते ही हैं। बिल्कुल, मतलब वो डिसअर्टन हमें उस टाइम नहीं होना है, हमें उस सिचुएशन से सीखना है कि हमारी कमी कहाँ जैसे रही। बिल्कुल बिल्कुल जी।
सर, जब आपने फ्लोरिकल्चर स्टार्ट किया या जो भी स्टार्ट करना चाहता है, वो गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाकर जो है वो लाभ ले सकता है डिफरेंट स्कीम्स का? क्या इसमें कोई ऐसी स्कीम्स भी हैं जिससे आपको फ्लोरिकल्चर में और ज़्यादा बेनिफिट मिले? हिमाचल प्रदेश में जब हमने शुरू में किया तो हमें NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिवीजन है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है जी। वहीं से पहले काम शुरू होता था, वहीं से वो सब्सिडी मिलती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 12-13 में गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी और 85% सब्सिडी कर दी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जब अब नाम नहीं लेंगे किसी का नहीं, तो उस टाइम जो सरकार थी उसने सब्सिडी बढ़ा दी, तो उस टाइम 85% सब्सिडी कर दी और सेंटर की हमें मिलती थी उस टाइम 325 रुपये पर स्क्वायर मीटर। बाद में वो 50% कर दी थी गवर्नमेंट ने, उसका रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर फिक्स था, तो उसमें 50% सब्सिडी देते थे। पर हिमाचल प्रदेश सरकार 85% सब्सिडी 2013 से शुरू कर दी थी जी। तो 2013 से शुरू कर दी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आज की डेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना 300 करोड़ की स्कीम है जो किसानों के लिए काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CSIR पालमपुर IHBT एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। वो भी फ्लोरिकल्चर मिशन पे कोविड के बाद उन्होंने इस पे काफ़ी पैसा खर्च किया है और किसानों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट 10% कॉस्ट पे प्लांट दिया है, जिसका फ़ायदा सभी किसानों, हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों को मिल रहा है। वो एक अलग से विभाग फ्लोरिकल्चर मिशन मोदी जी ने शुरू किया था, तो वो स्कीम है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसने हमें स्टैंड किया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है जो इसमें हमें फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। जी सर, जो हमारे पास नेचुरल फूल होते हैं और जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और हमें किस फूल का सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? आदिति जी, ये किसानों के लिए जो आर्टिफिशियल फ्लावर है वो एक धीमा जहर है। आर्टिफिशियल फ्लावर जो हम किसान फ्लावर ग्रो कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान आर्टिफिशियल फ्लावर से हो रहा है। प्लास्टिक का फूल है, चाइना से आता है सारा इंपोर्ट होके। डेकोरेशन में हम जैसे शादी ब्याह होता है उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगाते हैं, तो वो फूल एक ही फूल से 6-6, 7-7, 10-10 शादियाँ कर देते हैं। हमारा फ्रेश फ्लावर जो होता है उससे एक या 2 बार यूज होता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें आर्टिफिशियल फ्लावर से हो रहा है। तो हमने तो काफ़ी बड़ा एजुटेशन किया था इसके लिए, गवर्नमेंट से भी काफ़ी डिमांड्स की कि हमें जो आर्टिफिशियल फ्लावर है इसको बंद किया जाए और नेचुरल फ्लावर पे, जैसे हमारा फ्रेश फ्लावर होता है, उस पे गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। हम तो हर जगह बोलते हैं कि किसी की शादी है, विवाह है, कोई रिटायरमेंट है, आप फ्रेश फ्लावर यूज करो, किसी को फ्रेश फ्लावर दो, बुक्का दो। ये एक ट्रेंड बनाना चाहिए हम सबको मिलके कि फ्रेश फ्लावर दें। हम बाहर में तो कोई बीमार होता है तो भी फ्रेश फ्लावर देते हैं, हमारे ऐसा ट्रेंड नहीं है अभी तक। पर धीरे धीरे सरकार को भी चाहिए इसमें कि काफ़ी सपोर्ट करें और इस पे काम करें कि फ्रेश फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। मैं सभी को ये बोलता हूँ कि कहीं भी शादी विवाह कुछ भी हो, आप फ्रेश फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्लावर यूज करें, आर्टिफिशियल फ्लावर को बाय बाय करें एंड यूज नेचुरल फ्लावर। हाँ जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन की। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्शन हो गया। सेकेंड थिंग आती है हमारे पास मार्केटिंग की, कि हमारे पास जो मार्केटिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन की हमें बहुत प्रॉब्लम आती है और दिक्कत आती है कि हमें कहाँ पे अपना जो सामान होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वो हमें कहाँ पे सप्लाई करनी है। तो जो भी इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, हमारा यूथ जो है, तो उनको आगे मार्केटिंग के लिए उनको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होनी चाहिए फ्लोरिकल्चर में? अदिति जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी मार्केट एशिया की तो दिल्ली मार्केट है जो गाजीपुर में है। इससे पहले कनॉट प्लेस में होती थी, अब नई मार्केट जो बनी हमारी गाजीपुर में बनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक मंडी हमारी परमाणु में बनाई है जो अभी फंक्शन करना शुरू थोड़ा कर दिया उन्होंने,
प्रॉपर नहीं आई, क्योंकि उसमें पूरा सेटअप अभी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है, फार्मर्स के या रहने का कोई अभी प्रबंध नहीं है उसमें। जी तो और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की हिमाचल में दिक्कत है। जी तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है वो बहुत बड़ा है। इससे पहले शुरू में हम जब माल भेजते थे, जब अपना फ्लावर भेजते थे, HRTC की बस की छतों पर जाता था और उसमें हमें जो टोटल फेयर होता उसका 50% देना पड़ता था। इस 2-3 साल पहले इस सरकार ने उसको 25% कर दिया है। जी हमें और रिलैक्सेशन दे दी है कि जितना टोटल फेयर बनता है, जैसे 1000 फेयर है दिल्ली तक का, तो उसका हमें 250 रुपये ही देना पड़ेगा, 25% ही देना पड़ता था। और बस की छतों पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली तक जाती थी। दिल्ली जाने आए, किसी ने हरिद्वार भेजता है, कोई जम्मू भेजता है, कोई पंजाब भेजता है, कहीं भी अमृतसर चंडीगढ़ भेजता है। हम जैसे हम भेजते हैं, हम तो जयपुर तक भेजते हैं और हैदराबाद तक भेजते हैं। पर वो हमारा नेटवर्क है, जैसे हम दिल्ली हमारा माल हो जाता है फुल, वहाँ से हमें बाई एयर शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो हमारा पर्सनल नेटवर्क है। पर आज की डेट में हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो नई बसें आ रही हैं उसमें कैरियर नहीं है, ऊपर कैरियर नहीं है। और उन बसों में जो डिक्की है वो बहुत छोटी है, उसमें हमारा एक बॉक्स बड़ी मुश्किल से जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की हमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाला टाइम में होने वाली है, क्योंकि जो बसें थी, जो पुरानी बसें थी, वो लोकल रूट पे चला दी उन्होंने छत वाली। जो नई बसें आ रही हैं, BS6 मॉडल जो बसें आ रही हैं, तो वो बोलते हैं कि वो बसें जो भी आएंगी वो बिना छत के आएंगी। छत तो होगा उसमें, पर कैरियर नहीं होगा ऊपर। कैरियर के बिना उसमें फ्लावर भेजना बहुत मुश्किल होगा हमें, तो ये दिक्कत होने वाली है। जी, तो जब आप सर बसों की छतों पे आप अपना फूल बेचते हैं, तो उसमें किस तरह की जो है वहाँ पे देख रेख की जाती है? क्या मतलब बड़े उसको मतलब डेलिकेट होता है हमारा फ्लावर, तो उसको किस तरह से आप रैप करते हैं, कैसे आप उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं कि ताकि आपका माल जो है वो सेफली जो है वो प्लेस तक पहुँच जाए जहाँ पे आपने डिलीवर करना है? अदिति जी, किसान जो फ्लावर तैयार करता है तो उसको बड़े ढंग से प्यार से पैक करता है, बस के छत पे चढ़ाता है, रस्सा डाल के खींचता है ऊपर को, बक्स ऊपर रखता है, उसके आगे आराम भरोसे जाता है। जब वहाँ बॉक्स को नीचे उतारते हैं तो लेबर वाले उतारते हैं, तो ऐसे फेंकते हैं, क्योंकि कोई कई फार्मर का बड़ा बड़ा बॉक्स होता है, 70 kg 80 kg तक डाल देते हैं। वैसे प्रॉपर तो 30-40 किलो तक बॉक्स हो तो ढंग से उतारते हैं, बड़ा बॉक्स हो तो नहीं उतारा जाता, तो ऊपर से फेंक देते हैं नीचे, तो उसमें डैमेज होता है हमारा बहुत ज़्यादा। पर बस की छतों में हमें प्रॉफिट ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि बस की छतों पर जैसे हम रात को बस में लोड कर दिया, सुबह जाके जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग वो दिल्ली मार्केट पहुंच जाता है। दिल्ली मार्केट पहुंच के वो फ्रेश फ्लावर रहता है, क्योंकि ऊपर हवा चलती है। अगर हम ट्रकों में अपना मटेरियल भेजेंगे तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स जाएगा, 6-7 बॉक्स आ जाते हैं, मतलब वो डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो डिफिकल्ट हो जाता है और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, हमारा डैमेज होता है जी। पर आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बसें जो है वो बिना कैरियर की आ रही हैं। जी। सुनील चंदेल जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि हमें किस तरह से अपना फ्लोरिकल्चर में अपने फ्यूचर को जो है वो कैसे बढ़ाना चाहिए। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रीति जी। दर्शकों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।